या यूं कहे कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, उस पर किस तरीके से कमल खिलेगा, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की जाए। वहीं अगर बात करें 2019 में जिस तरीके से 5 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, और इसमें से 2 ऐसी सीट रामपुर और इसके अलावा आजमगढ़, जहां सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव हुए, ये सीट भी बीजेपी के खाते में गई। अगर 2019 में उन 16 सीटों की बात करें जिस पर बीजेपी हारी, कोशिश यही है कि बीजेपी यहां भी जीत दर्ज करे। और हमारे साथ अशोक पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे जी, हालांकि सवाल अहम है, 80 की 80 लोकसभा सीटें आप लोग जीतने का दम भर रहे हैं, और ये कोशिश भी कही जा रही है अंदर खाने की। जो वो 16 सीटें हैं उसमें से हालांकि 2 आप लोग जीत चुके हैं, बाकी सीटों पर जहां सांसद हैं उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश, आखिर क्या इस पर मंथन चल रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, आपको बता दें, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हम उन जो जीते हैं उन विपक्ष के, उनको अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, लेकिन हम 5 साल से काम कर रहे हैं। हमने पहला काम किया कि उन सीटों पर जहां हम कम वोटों से जीते थे वहां हम काम करना शुरू किया। जहां हम हार गए थे वहां हमने मंत्री को लगाया, विधायकों को लगाया, और हमने कार्यकर्ताओं की बैठक कर मंथन किया क्यों हारे। और आज स्थिति है कि हम बूथ स्तर तक मजबूत है, प्रदेश केंद्र सरकार की नीतियों तक अंतिम आदमी तो पहुंचा चुके हैं। सबसे बड़ी बात है 80 लोकसभा सीट कैसे जीत जाएंगे? योगी जी की सरकार जिस तरह से चल रही है, आपने देखा, हम 2 आजमगढ़ भी जीते, रामपुर भी जीते, और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। उत्साहित है या अति उत्साहित है आप लोग? और नहीं, उत्साहित हैं तो हमने काम किया है। हमने 5 साल मंथन किया कि हम हारे क्यों, और उसका पता लगाया। दूसरे नंबर पर हम कम से वोटों से क्यों जीते, इसका भी हमने किया। दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक रंजन जी, हालांकि अब 3 ही सीटें आपके पार्टी के पास, 3 सीट है बस, 5 सीटों पर जीत 2019 में दर्ज की थी, और आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, केंद्र से हटा देंगे। सवाल यही है कि आखिर कर कैसे पाएंगे, क्योंकि 3 से 80 हम कह रहे हैं ये इकाई में है, दहाई तक पहुंच जाए, ये तो बड़ी बात है। नहीं, देखिए राहुल जी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एंटी बीजेपी जो है लहर पूरी तरीके से हर तरफ व्याप्त है, और हम तो जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के किए हुए विकास के कामों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इन्होंने जो पिछले 9 साल से इनकी केंद्र में सरकार है और 6 साल से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, इन्होंने झूठ के और लोगों को, जनता को इन्होंने कुछ नहीं देने का काम किया। आज जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात कर रही है, न इन्होंने स्वास्थ्य की दिशा में कोई काम किया, न इन्होंने शिक्षा की दिशा में इन्होंने कोई काम किया, न इन्होंने रोजगार की दिशा में कोई काम किया। आज की तारीख में महंगाई जो है वो चरम पर है, लोग, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल है किसी छुपा नहीं है। अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से कोर्ट रूम में फिल्मी स्टाइल में गोली चली, मैं समझता हूं वकील क्या, जजेस तक जो है उनकी भी जान माल की रक्षा नहीं कर पा रही है ये सरकार। और चारों तरफ जो है, हर तरफ जो है माहौल बड़ा खौफजदा है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार यहां से उखाड़ फेंकने जा रही है। और जब ये झूठ बोल करके और बिना कोई काम किए जब ये 80 सीटों की बात करते हैं, तो हम तो सच के रास्ते, और हमने आज आपको डेवलपमेंट के जो भी काम दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सरकार की देन है। आज चारों तरफ आप चले जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर कहीं विकास का काम आपको दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सरकार की देन है। तो ये लोग झूठ और फरेब कब तक ये लोग परोसते रहेंगे, कितना झूठ ये लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। आज नौजवान जो है रोजगार को तलाश रहा है, वो तो 19 में भी था, सिलेंडर, ऐसे बहुत सी, ये तो 19 में भी था। वीरेंद्र भट्ट हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। वीरेंद्र भट्ट सर, कैसे आकलन कर रहे हैं जो 80 की लड़ाई है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी? देखिए स्थिति बहुत स्पष्ट है। 1990 में मंडल कमीशन पिछड़े वर्ग के जातियों के आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के बाद से देश में 8 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और यूपी में 7 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो जाति और हिंदुत्व की ये लड़ाई चलते हुए 30 साल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने को 5 चुनावों में सफलता नहीं मिली।
लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलित समाज को में अपनी पैठ बनाई है, तो पिछले 10 सालों में 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इन चारों चुनावों में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो अब समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती ये है कि वो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का कैसे मुकाबला करे। अभी समाजवादी पार्टी का नैमिषारण्य में कार्यकर्ता ट्रेनिंग कैंप संपन्न हुआ। वहां से संदेश ये निकला कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते की ओर जा रही है, लेकिन साथ ही साथ वो जातीय गोलबंदी को भी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और सामाजिक न्याय जन जागरण यात्रा का भी शुभारंभ हुआ नैमिषारण्य से, और उसका एजेंडा है कि सब जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व और जातीय गोलबंदी ये दोनों मुद्दे विरोधाभासी हैं, ये दोनों मुद्दे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने केवल चुनौती ये है कि 2 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव और 2 नगर निकाय चुनाव, 6 चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी से पराजित होने के बाद अब वो कौन सी ऐसी रणनीति अपनाए कि जो हिंदुत्व का, जो बीजेपी का जो बहुत ही डोमिनेंट एक चीज वीरेंद्र सर एक सवाल है। देखिए यहाँ भी प्रवक्ता यही कह रहे हैं, मुकाबला कैसे किया। यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए 19 का चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा समाजवादी पार्टी में, नतीजा हार। 22 का भी यही मुद्दा रहा, हार। लेकिन पर्दा ये बात समाजवादी पार्टी का मुद्दा बात यह है कि गोलबंदी कैसे की जाए। अपनी रणनीति के आगे पर्दा क्यों डाल रहे हैं। नहीं सर, देखिए यहाँ पे समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्व के मुद्दे पे कायम रहते हुए समाजवादी पार्टी के पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में बहुत गहरी सेंध लगाई है। तो समाजवादी पार्टी को बीजेपी की उस सेंध का भी मुकाबला करना है, बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे से भी लड़ना है। तो समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है वो कौन से मुद्दे हों और क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे 2024 में, और जो अखिलेश जी ने कल नारा दिया है 80 हराओ बीजेपी हटाओ, तो ये नारा बहुत ही महत्वाकांक्षी है, बहुत ही एम्बिशियस नारा है। ये समाजवादी पार्टी कैसे पूरा करेगी ये आने वाले दिनों में साफ होगा। समझ से परे भी महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर, ये तो स्थायी मुद्दे हैं, ये हमेशा किसी न किसी फॉर्म में रहते हैं। और जहां तक महंगाई की स्थिति दीपक रंजन जी, इस आकलन पर, इस विश्लेषण पर क्या कुछ कहेंगे। एकदम बहुत नियंत्रण में है। शीशे की तरह वीरेंद्र भट्ट जी ने साफ कर दिया है। देखिए वीरेंद्र भट्ट जी को मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही समाजवादी लोग थे जिन्होंने गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकसभा की छोड़ी हुई सीट और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की छोड़ी हुई सीट को हम समाजवादियों ने इनके गढ़ में घुस करके इनको लोकसभा का चुनाव हराने का काम किया था। और जनता जो है वही माहौल पुनः जो है बना हुआ है। 2018 में समाजवादियों ने इनके गढ़ में घुस करके इनको हराने का काम किया था। और जनता जिस तरीके से आज परेशान है, और समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में, ये प्रशिक्षण शिविर राहुल भाई सिर्फ 2 जिलों में भी हुआ है, लखीमपुर और सीतापुर। ये 80 के 80 लोकसभा सीटों में जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम लगाएंगे। उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व भी उसमें शरीक होगा और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संगठन को धार देना और बूथ कमेटी मैं मानता हूं सारी रणनीति, सारी कोशिश है आप लोगों की बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन 30 से 30 आप 80 की बात कर रहे हैं। जी नहीं, जब ये झूठ और गलत बोल करके जब ये 80 सीटों की बात कर रहे हैं तो हम तो सच के रास्ते पर चल करके और विकास के रास्ते पर चल करके हम 80 के 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। देखिए ये लड़ाई जो है जनता वर्सेस सत्ता है। आज जनता पूरी तरीके से सत्ता से ऊब चुकी है, क्योंकि इन्होंने जनता से वोट तो लिया लेकिन इन्होंने जनता को कुछ देने का काम नहीं किया। इन्होंने जनता को सिर्फ गुमराह परेशान करने का काम किया। और जो सरकारें वोट दबाने से आती है वही सरकारें वोट दबाने से जीत तो बीजेपी रही है ना, ये भी तो मानिए। उनके विपरीत चल रहा है। मैं मानता हूं हवा विपरीत तो बीजेपी हवा विपरीत चलिए, हम 14 और 17 को छोड़ देते हैं, 19 और 22 में भी विपरीत हवा थी, आप लोग बताते थे। राहुल भाई
नहीं राहुल भाई, एंटी इनकम्बेंसी जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और ठीक, आज अशोक पांडे जी, हम लोग आप लोगों का नुकसान का आकलन समाजवादी पार्टी के नेता करके बैठे हुए हैं, को याद कर रहे हैं। हाँ, देखिए, इन लोगों का इतना, हम लोगों को इतना नुकसान किए कि अभी नगर निगम के चुनाव में 0 हो गए, योगी जी हीरो हो गए, और इनका प्रभाव कर्नाटक में बढ़ा है। अरे क्या नाटक करते हैं लोग, यही लोग लोकतंत्र की हत्या करके, उत्तर प्रदेश में अपराध का लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की धज्जियां उड़ा के, बीमारू राज्य था, पुलिस तंत्र और बूथों के दम पर सरकारी तंत्र के माध्यम से चुनाव करा के, आज और वोट परसेंटेज यहाँ पे कम हुआ है। समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट बढ़ा है। बोलने दीजिए आप, अगर पंचायत और अशोक जी को बोलने दीजिए। समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह परसेंटेज मंच बढ़ा पे है। बैठते थे तो अतीक अहमद अपना कुत्ता लेके मंच पे जाता था तो नेताजी उससे हाथ मिलाते। ये वही लोग हैं। प्रदेश अरे आपने देखता था, काम क्या कभी किया, आप चाचा ये को बताओ भगा ना। रहे हैं, आपने कभी क्या काम पापा किया को ये भगा बताइए। रहे हैं, आपके कभी बड़े मंत्री ने चाचा अतीक को अहमद निकाल को रहे सेंसर हैं, दे कभी रखा छोटे था। चाचा को आपके निकाल मंत्री ने रहे हैं। अतीक अहमद को सेंसर दे रखा था। अखिलेश यादव अतीक है, अहमद आपके अपने मंत्री के भाई संरक्षण में फल फूल धर्मेंद्र रहा के लिए था। प्रचार करने नहीं गए, वो हार गया, खाली पत्नी का प्रचार कर रहे थे। मेरा ही कहना है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या देख रही है, जब इन्होंने तो 24 में आप देखिए ना किस तरीके से इनको हराने का काम करेंगे समाजवादी। उत्तर प्रदेश में आप देखते जाइए, उद्योग लगाने में 12वें नंबर पर थे। बट सर, एक सवाल आपसे है कि वाकई मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे या चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे? अगर बीजेपी की बात करें तो चेहरे बीजेपी के पास ज्यादा, और केवल अखिलेश यादव एक तरफ। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये जानना चाहूंगा कि 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का अलायंस हुआ और ये 3 दलों के एक साथ आने के बावजूद भी इनका कुल वोट प्रतिशत 36% के ऊपर नहीं जा पाया। और 2019 में के चुनाव में इसीलिए तो कह रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे है। लेकिन एक सवाल देखिए, बट एक सवाल आपसे ये है, सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने पर 50% वोट पा करके 64 सीटें जीती थी। सर, सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर कहीं जो मेन इनका कोर वोट बैंक है वो नाराज ना हो जाए? नहीं, वो मैं यही जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में सपा बसपा आरएलडी के अलायंस का मुकाबला करने के लिए टारगेट रखा कि हमें अपना वोट शेयर बढ़ाना है, 50% प्लस लाना है, और वो 48% वोट उनको प्राप्त हुआ। तो समाजवादी पार्टी 2024 में 80 सीटें जीतने के लिए अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाने जा रही है, ये अभी जानकारी सामने समाजवादी पार्टी तो रंजन जी देंगे, रंजन जी देंगे। आवाज आ रही है रंजन जी? तो क्या रणनीति? वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, एक मिनट अशोक जी थम जाइए थोड़ा। आपका वोट शेयर रंजन जी आप वोट शेयर कैसे बढ़ाएंगे? देखिए राहुल भाई, समाजवादी पार्टी सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, और समाजवादी पार्टी सदैव विकास के रास्ते पर चली है। बट साहब, एक सवाल है उनका, एक सवाल है कि वोट शेयर कैसे बढ़ेगा? जब तक वोट शेयर नहीं बढ़ेगा, सीटें नहीं बढ़ेंगी, क्या रणनीति है? उस पर बात तो कर लीजिए आप। देखिए राहुल भाई, हम सामाजिक न्याय, देखिए राहुल भाई, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और हम जातीय जनगणना की बात करते हैं। जातीय जनगणना कराने से भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हट रही है? आगे जातीय जनगणना कराने में इनको दिक्कत क्या हो रही है? जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं ये? और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां जो है वो एक एक करके, अभी अशोक पांडे जी जो है आज की तारीख में चुनाव सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इनके किए हुए भ्रष्टाचार के रूप में, अशोक पांडे जी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को अपना शिष्टाचार, अशोक पांडे जी, इनके भ्रष्टाचार अगर गिनाने लोग, उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने बीमारू राज्य बना के छोड़ा था। 12वें नंबर पर उद्योग में था, आज दूसरे नंबर पर है। लोग उद्योग लगा रहे हैं, बच्चों को रोजगार मिलेगा। जो भी लोग पलायन कर गए थे वापस आ रहे हैं। पश्चिम में कहाँ लगा दिया अशोक भाई, हमें भी बता दो। हम लोग भी अपने बच्चों को, शिक्षकों को नौकरी दिलवा दें, नौकरी की लाइन में लगा दें। अरे कहाँ पर लगा दिया अपने कारखाने? बता दो आप। आपके प्रधानमंत्री इसी प्रदेश से आते हैं। बनारस में कोई उद्योग लगा दिया होता, आप बता दो। क्या बनारस क्यूटो बन गया? बनारस को क्यूटो बना दिया आपने? बनारस को क्यूटो बनाने की बात आप कर रहे थे। अरे आपके प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं आपके प्रधानमंत्री जी और आपके भारतीय जनता पार्टी के
के लोग। क्या बनारस टूटो बन गया अशोक जी? अरे कहाँ कारखाना लगा दिया मेरे भाई, बताओ तो दो। अरे अशोक भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं। अरे जाते जमाते तो सच बोल दो अशोक भाई। अब आप जाने वाले हो 2024 में, आपका सुपड़ा हिंदुस्तान से साफ होने जा रहा है। वीरेंद्र सर एक सवाल है। हालांकि आपने हिंदुस्तान की जनता को अपने 22 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा बेहतर समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उस वक्त राजभर की पार्टी भी थी साथ में। ये अलायंस जो था आरएलडी और इसके अलावा अपना दल कमीरावादी या फिर जिस तरीके से राजभर तो अलग है। राजभर भी यही कहते हैं कि हमने पूर्वांचल महान दल पूर्वांचल की खास तरीके से अगर बात करें तो राजभर वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, इसे भी समझना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो समझ नहीं पाई, बीजेपी अब समझ रही है, इसलिए मेल मिलाप का दौर भी बहुत तेजी से चल रहा है। वीरेंद्र सर आवाज आ रही है? जी बताएं क्या सवाल है आपका? मेल मिलाप राजभर वोट बैंक अच्छे खासे तादाद में पूर्वांचल की अगर खासकर बात करें, और पूर्वांचल ऐसा है जिसे साधा गया तो हमें लगता है अवध का इलाका या फिर बुंदेलखंड या पश्चिमी उत्तर प्रदेश रोहेलखंड की बात करें, साध लिया जाएगा आराम से। देखिए अभी हमें जो समाजवादी पार्टी किन नए दलों से गठबंधन करने जा रही है, 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, उसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी जा रहे हैं, कांग्रेस ने भी आने की हामी भरी है। हमें थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी के वहां क्या निर्णय होता है। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेगी, क्या गठबंधन होगा? उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी 3 प्रमुख राज्यों में चुनाव होना बाकी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन चुनावों में यदि कांग्रेस सफल होती है तो कांग्रेस फिर किसी भी क्षेत्रीय दल से बात नहीं करेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के सुर बदल गए हैं। कर्नाटक चुनाव के पहले कांग्रेस ने ये इंडिकेशन दिया था कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत करने को और गठबंधन को तैयार है और कुछ वो कॉम्प्रोमाइज भी कर सकती है। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कोई भी विपक्षी गठबंधन बनेगा उसका नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी। तो इन 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और यदि इन 3 राज्यों में 2 राज्यों में सरकार कांग्रेस की है, यदि कांग्रेस वहां दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो विपक्षी एकता का जो समीकरण है, जो उसकी गणित है, जो उसकी डायनेमिक्स है, जो पावर इक्वेशन है, पावर बैलेंस है, सब बदल जाएगा। तो किस आधार पर रंजन जी किस आधार पर सपना देख रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए? लड़ेगी किस आधार पर आप लोग सपना देख रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए? दीपक रंजन जी आवाज आ रही है आपको? देखिए राहुल जी, ये लड़ाई 2024 की सामाजिक न्याय समिति को लागू कराने की, जाति जनगणना कराने की है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है ये, और संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है क्या? बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए राहुल भाई, मैं एक चीज आपको बड़ी साफगोई से क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी सत्ता की भूखी नहीं, न सत्ता की ललायत है, लेकिन वो व्यवस्था में सुधार चाहती है। और जब व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे जनता के हित के लिए। और ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, इनको बड़ा दिल दिखाते हुए जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी से जो पार्टी लड़ती दिख रही है उस पार्टी को आगे करके इनको चुनाव लड़ना चाहिए। और ये सही है कि तो हर राज्य का अलग अलग सियासी समीकरण है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आपको लगता है कि यूपी में आप ही लोग बादशाह अशोक पांडे जी? नहीं, देखिए मैं यूपी में ये लोग बुआ बबुआ समाजवादी पार्टी से अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा कौन लड़ते? तो बेटे हो गए, हमने हरा दिया। और अरे आपने कितने गठबंधन किए? सारे गठबंधन आपको छोड़ के चले गए। नीतीश कुमार जी आपको छोड़ के चले गए।
कलई खुल गई है। पंजाब ये डॉक्टर लोहिया की बादल पार्टी साहब आपको नहीं है, छोड़ के लोहिया चले गए, कहते थे, शिवसेना पूरा प्रमुख समाज हमारा उद्धव ठाकरे परिवार आपको है। छोड़ के चले ये गए, कहते क्या हैं, बात पूरा करके ओम प्रकाश परिवार है, राजभर आपको हमारा छोड़ के चले समाज गए है। थे। राम आज वो गोपाल चंद्रपाल, विपक्षी एकता की बात धर्मेंद्र करते हैं परमेंद्र, और आपकी ऐसी गाड़ी में बैठ करके वोट देने जाते हैं। बाकी आप सब इसी से बनिहार खुश हो है। तो खुश रहो। मेरा ये मतलब है उत्तर प्रदेश किसके की किसके जनता दरवाजे पे नहीं जानती बैठते आप लोग? है। इन लोगों ने किसके किसके अभी दरवाजे मुस्लिम पर नहीं गए भाइयों आप को लोग? धोखा दिया। नीतीश अब कुमार जी ने राम आपको नामी और के हिंदू किनारे भाइयों लगा को दिया। धोखा देने का काम कर रहे हैं। शिवसेना ने नहीं आपको हिंदू किनारे को लगाने का रहेंगे, काम किया, तो मुसलमान क्योंकि आपने सबको रहेंगे, धोखा देने का देखते काम रहिएगा इस किया। चुनाव। बादल जी की पार्टी ने आपको धोखा देने का काम किया और देखिए अभी 2024 में कितने लोग आपके साथ रहते हैं। मुस्लिम कोई नहीं बचेगा आपके बना साथ। रहे थे। अब इस बार नैमी सारण में रामनामी और के कारण अरे काम क्या किया इस पर बात करो। वीरेंद्र सर, वीरेंद्र सर। की बात बाद में कर लेना। वीरेंद्र सर। की बात जनता सुनना चाहती है। इस बार बीजेपी के लिए भी मुस्लिम हर बात बीजेपी के लिए थोड़ी राह मुश्किल लग रही है। अशोक भाई आप इतने उत्तर प्रदेश में समझदार 80 पढ़े लोकसभा लिखे सीटों की बात करें तो प्रवक्ता हो आप। देखिए हर और आप चुनाव हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। कोई भी चुनाव किसी भी जैसे दल बात के है लिए आप कभी लोगों का। केक वॉक नहीं होता है। हर दल को हर चुनाव में परिश्रम करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज जो जगह बनाई है प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में, ये बड़े कठोर परिश्रम के बाद ही बनाई है। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी। समाजवादी पार्टी ने भी बहुत परिश्रम किया है उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने में। तो अगला चुनाव 2024 का चुनाव निश्चय ही बहुत ही एक ये क्रूशियल चुनाव है, क्योंकि लगातार तीसरी बार यदि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देश के सभी क्षेत्रीय दलों के सामने अस्तित्व का बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। ये सभी क्षेत्रीय दलों को मालूम है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब रहेगी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक होगा, बहुत घातक होता है, उनके भविष्य के लिए घातक होता है। तो क्षेत्रीय पार्टियां बहुत लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने का जोखिम उठाकर अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो इस लिहाज से ये रंजन जी तो कह रहे हैं कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, इसीलिए समाजवादी लोकतंत्र और व्यवस्था बनी रहे इसकी कोशिश करते रहेंगे। नहीं, राजनीति केवल सत्ता के लिए ही की जाती है, पूरे विश्व में की जाती है। लोकतंत्र में कोई भी परोपकार के लिए राजनीति नहीं करता है। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए ही की जाती है। ये ग्लोबल सिद्धांत है और कोई भारत में कोई ये कोई अगर कोई कहता है तो अनूठी बात नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को अपना डिटेल रोड मैप ये बताना चाहिए कि वो 80 सीटें जीतने की यूपी की उसकी क्या रूपरेखा है, वो अपना वोट शेयर कैसे बढ़ाएगी, क्या उसको या वो किन दलों से गठबंधन करने जा रही है, क्या कांग्रेस से गठबंधन करेगी, क्या बात हो गई है, क्या उसको यूपी में और वही चीजें हैं जो रंजन जी से पूछना चाह रहे हैं, लेकिन रंजन जी बता नहीं रहे। क्या उनसे बातचीत चल रही है? रंजन जी बता तो दीजिए रोड मैप क्या है, ये रंजन जी को बताना चाहिए। रंजन जी बताएंगे आप? देखिए राहुल भाई, ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी लगातार जो है प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संगठन को धार देने मजबूत करने का काम कर रही है और बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका खुलासा हम एक सम्मानित चैनल पे नहीं कर सकते। और वो बड़े दल के नेता आपस में मिल बैठ करके बात कर रहे हैं अभी, और सारे दल यही चाहते हैं कि अभी लड़ाई लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की है। जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है। बीजेपी तो कह रही है कि ये अपनी अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्षी दल। कांग्रेस पार्टी नहीं लोकतंत्र की हत्या से क्या करता है आपका? किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लगाया था उससे ही हाथ पिला रहे हैं। आपातकाल में नेताजी स्वयं 2.5 साल जेल में थे। तो सत्ता के लिए सब जायज है, लोकतंत्र की सत्ता पाने की कोशिश के लिए सब जायज है अशोक पांडे जी। लेकिन एक चीज है, समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता से लड़ाई लड़ रही है। मुश्किल न खड़ी कर दे आप लोगों के लिए। वीरेंद्र भाई, मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूँ। अशोक भाई, ओम प्रकाश राजभर जी ने आपके क्या क्या कहा था, आज उन्हीं को अपनी ऐसी गाड़ी में घुमा रहे हो आप, उनको ठंडा करने का काम कर रहे हो आप। क्या क्या नहीं खुले मन से कहा था आपको, भरे मन से आपकी पार्टी को और आपके नेताओं को उल्टा सीधा कहने का काम किया था। आज उनको अपनी ऐसी गाड़ी में घुमा के वोट डलवाने का काम कर रहे हो। भूल गया ओम प्रकाश राजभर जी को क्या क्या नहीं कहा था। मतलब है न प्रदेश से मतलब है, इनसे परिवार से मतलब है, चाहे भाई घराने।
दीपक रंजन जी, है ऐसा ही है क्या? और आपके गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों का डीएनए टेस्ट कराने का काम कर रहे थे। 30 सेकंड में, 30 सेकंड में वीरेंद्र सर, 30 सेकंड में स्थिति क्या है, स्थिति क्या होनी चाहिए? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 चुनाव जीत चुकी है, 2 लोकसभा के, 2 विधानसभा के, और भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि पूरे विपक्ष में किसी के पास ना तो कोई एजेंडा है, ना तो कोई नेता है। तो और जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन को नारा दिया था कि ये ठग बंधन है, तो अगर विपक्ष कोई नेता नहीं चुनता है और कोई स्पष्ट वायबल एक नैरेटिव, एक विमर्श के सामने, जनता के सामने नहीं जाता है कि हमारे पास ये एक वैकल्पिक कार्यक्रम है, ये एजेंडा है और ये नेता है, तो बिना इसके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश कर पाना संभव नहीं है, काम होने संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। हालांकि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर आगे बढ़ेगा, हालांकि पूरा देश भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश इसलिए अहम क्योंकि 80 लोकसभा सीटें 2014-2019 बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की। समाजवादी पार्टी की बात करें तो गठबंधन का दौर हर चुनाव में चलता रहा, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। जाहिर तौर पर बेहतर रिजल्ट नहीं समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि किस तरीके से जो अब सिमट गए हैं 3 सीटों पर उसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बीजेपी की कोशिश उन 16 सीटों को लेकर है जहां 2019 में बीजेपी हारी। बीजेपी की ये भी कोशिश कि 80 की 80 लोकसभा सीट इस बार अपनी झोली में डाले। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।